हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर पेपर 2 के चैप्टर नंबर 5 की जो हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग सीरीज चल रही थी, उसका गुआवा कल्टीवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मेजर फ्रूट में हम मैंगो पढ़ चुके हैं, बनाना पढ़ चुके हैं, ऑरेंज पढ़ चुके हैं। तो ये जो कल्टीवेशन के बारे में एक एक फ्रूट का मैं डाल रही हूँ, कैसा लग रहा है वीडियो मुझे बताना ज़रूर। ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हिसाब से कंटेंट बन रही है या फिर कुछ लेंथी बन रहा है या फिर अननेसेसरी है, तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं जान सकूँ और उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकूँ या फिर आपकी जिस तरह से आपको मदद मिले उसी तरह से मैं वीडियो बनाऊँ, उसकी मैं ट्राई करूँगी। और अगर ठीक भी है तो भी मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मेरा एक मुझे ये पता चले कि मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम गुआवा कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अलग कुछ वीडियो देखना ना पड़े। कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में ना आता हो तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो धैर्य बना के पेशेंस करके रखना आप, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाली है। ठीक है? गुआवा कल्टीवेशन बहुत ही डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, जिनको पीडीएफ की ज़रूरत है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब चैनल कर लो टेलीग्राम की, और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वहाँ की पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है? डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम गुआवा की बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। बहुत सारे लोगों के, हमारे इंडिया हो गया, वर्ल्ड पे बहुत सारे लोगों का ये एक फेवरेट फ्रूट है। ये थ्रू आउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगी। जितने सारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स होते हैं इंडिया के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोला जाता है और पुअर मैन्स एप्पल भी कहा जाता है, क्योंकि एप्पल पर्टिकुलरली टेम्परेट रीजन में आता है और जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ठंड भरी रहती है। शिमला हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, ये सारे एरिया में कश्मीर हो गया, ये सारे एरिया में एप्पल बहुत ही हेवी अमाउंट में फलता है। लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा हो गया इंडिया का, वहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा होता है। समर में तो काफ़ी गर्मी होती है और विंटर में स्नोफॉल ही नहीं होती। कभी कभी आजकल तो बिल्कुल ठंड भी नहीं होती विंटर में। तो इसके दौरान क्या होता है, यहाँ पे एप्पल की कोई भी क्लाइमेट नहीं बनती। तो इसी वजह से जो गुआवा होती है वो कहीं ना कहीं एप्पल की तरह एक गोल गोल होती है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स में भरपूर होता है। तो इसी वजह से इसको ट्रॉपिक की एप्पल बोला जाता है और पुअर मैन्स एप्पल भी बोला जाता है। ये थोड़ा एप्पल की रुपीज़ भी बहुत काफ़ी होती है कॉस्ट, लेकिन आप गुआवा खरीदो तो उसकी कॉस्ट थोड़ा कम होता है एप्पल की कंपैरेटिवली। तो इसको फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट भी कहा जाता है आफ्टर मैंगो, बनाना एंड सिट्रस। ठीक है? फिर हम बॉटनिकल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। बॉटनिकल नाम है इसका स्पीसीडियम गुआजावा, फैमिली है मेर्टासी। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन आप अगर मानो तो ये है ट्रॉपिकल अमेरिका, लेकिन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इन द 17th सेंचुरी। इसका पॉलिनेशन सिस्टम है सेल्फ पॉलिनेटेड ये है, एंड क्रोमोजोम नंबर है डिप्लॉयड 22 एंड 33। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पेस्ट किया है नेट से लाकर, क्योंकि गुआवा की पता है आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या किस तरह से है, क्या क्या न्यूट्रिशन भरे पड़े हैं। उसके साथ भी न्यूट्रिशन के साथ साथ अलग तरह की चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं गुआवा को। जैसे इसका पत्ता हो गया, पत्ता की बेनिफिट ये है कि ब्लड शुगर मैनेजमेंट करता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रिलीफ भी मिलता है इससे, हेयर लॉस में इसको यूज़ किया जाता है, डायरिया रिलीफ में यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी इसका बेनिफिट्स है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है गुआवा को। बोन स्ट्रेंथ काफ़ी देता है क्योंकि इसमें रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के है। गॉट फ्रेंडली डाइजेस्टिव एड है, मतलब आपकी अगर पेट खराब रहता है तो गुआवा खाने से काफ़ी हद तक आपकी पेट की बॉल मूवमेंट ठीक हो जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो गुण होती है उसमें रहती है। उसको रेडिएंट स्किन, आपको अगर स्किन अच्छी चाहिए तो विटामिन सी इसमें भरपूर होता है और आप खा सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ठीक है? ब्लड शुगर मैनेजमेंट करती है। वेट मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक करती है, क्योंकि ये लो इन कैलोरीज है एंड हाई इन फाइबर कंटेंट है। तो इसका फ्रूट के साथ साथ पत्ता का भी काफ़ी होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। एंड बेस्ट टाइम टू ईट गुआवा होता है बिटवीन मील्स एंड नॉट एन एम्प्टी स्टोमक। कोई भी फ्रूट आप खाओ, एम्प्टी स्टोमक आपको नहीं खाना है, आपको थोड़ा बिटवीन मील्स ले सकते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है।
बेस्ट वेज टू ईट गुआवा, इसको किस फॉर्म में खाया जा सकता है? आप फ्रेश रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, जूस बनाकर ब्लेंडिंग में आप खा सकते हैं, गुआवा जाम जेली बना सकते हैं, डेजर्ट में डाल सकते हैं, सालसा बना सकते हैं विद टमाटोज एंड ओनियन, स्मूदी बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। तो एक मुझे अच्छा लगा ये वाला चीज़, तो मैं ये पे डाल दिया। तो आपको चाहे तो पढ़ लेना, नहीं चाहे तो बस स्किप कर लेना। और यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोवाइड किया हुआ है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, मतलब क्या क्या न्यूट्रिशन इसमें भरे पड़े हैं 100 ग्राम में। अगर आप एक 100 ग्राम लेते हो गुआवा की, इसमें कितनी कितनी परसेंटेज होती है विटामिन एंड मिनरल्स, फोलेट्स होते हैं, नियासिन, ये उसकी mg दिया हुआ गया है कितना अमाउंट में है, और इसमें परसेंटेज कितना होता है, 100% से कितना परसेंट यहाँ पे होती है। पांटोथेनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, राइबोफ्लाविन, थायमिन, विटामिन ए, सी, ई, के, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, कितने सारे विटामिन मिनरल इसमें भरे पड़े हैं। तो आप एक फ्रूट्स खाओगे तो काफ़ी सप्लीमेंट्स लेने के बराबर भी है ये, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे प्रेजेंट सिनेरियो में, क्या क्या अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखने को मिलता है। पहले तो ग्रोथ ट्रेंड के बात कर लेते हैं। ओवर द लास्ट टिकेट 2001 और 10 पे, 1 एंड 10 से जो लास्ट टिकेट है, वहाँ पे एरिया प्रोडक्शन हमारे जितना था अभी तक आप 1.3 टाइम से बढ़ चुका है। मतलब तभी 1.55 से लेकर 2.205 लाख हेक्टेयर तक एरिया इंक्रीज हो चुकी है। प्रोडक्शन भी उसी तरह 1.4 टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब तभी था प्रोडक्शन 17.16 लाख टन्स, और अभी हो चुका है 24.62 लाख टन्स। तो ये काफ़ी हद तक ट्रेंड्स ग्रोथ हो चुकी है, क्योंकि डिमांड भी उसी तरह बढ़ रहा है। मेजर प्रोड्यूसर अगर हम बात करें इंडिया की, तो महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, एमपी, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इसमें ज़्यादातर ग्रो किया जाता है हमारे गुआवा को। महाराष्ट्र जो है एक लीडिंग गुआवा प्रोड्यूसिंग एरिया है, बोथ इन एरिया एंड प्रोडक्शन में। उसके बाद आता है बिहार एंड यूपी। ग्लोबल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, तो मेजर गुआवा प्रोड्यूसिंग कंट्री होता है साउथ एशियन कंट्रीज। ये जो हमारा हो गया ये इंडिया हो गया। साउथ एशियन कंट्रीज मतलब ये जो सारे इंडिया को मिलाकर ये साउथ एशिया में रहते हैं। एंड हवाईयन आइलैंड, क्यूबा एंड इंडिया, ये सारी जगह पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुआवा प्रोडक्शन होता है। 1 मिनट। तो उसके बाद मेजर जो इम्पोर्टर होते हैं गुआवा के, वो होते हैं यूएसए, यूएई, सऊदी अरबिया, नीदरलैंड्स, कुवैत एंड जॉर्डन। ठीक है, ये सारे कंट्री बहुत इंपोर्ट करते हैं। फिर हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। ये इसका इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी हद तक ज़्यादा है, कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड सपोर्ट एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। ये एक्सपोर्ट होता है इंडिया से ज़्यादा, इसीलिए एक्सपोर्ट अर्निंग ये ज़्यादा करता है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जितने सारे हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, हम जाम, जेली, स्क्वाश जो भी बनाते हैं, तो इसी वजह से एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करता है, और इकोनॉमिक वैल्यू भी इसका इसी वजह से बहुत है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, रॉ मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं जूस, जेली, जाम, कैंडी में। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स तो देते हैं। इसका इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लो होता है, लेकिन यील्डिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इसी वजह से ये वेरिड कंडीशन में भी अडोप्टेबल होता है। कोई भी कंडीशन में एक बहुत मतलब वास्ट रीजन पे ये होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हर एक क्लाइमेट में ये अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसी वजह से एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स देता है। सोशल इम्पैक्ट इसका ये है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है फार्मिंग में, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। इसमें जितने सारे अनएम्प्लॉयड पीपल है, ये यहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो जो इंडस्ट्री है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, ये एक वास्ट एरिया में बिलोंग करता है। तो ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, पेक्टिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस होता है। इसके लीव्स जो होता है ये डायरिया भी क्योर करता है, एंड ऑल्सो फॉर यूज फॉर डाइंग एंड टैनिंग, ये सारी चीज़ों में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक इसका अच्छा है। उसके बाद वेराइटीज़ आता है। वेराइटीज़ तो देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ का मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि ललित। इसका कैरेक्टरिस्टिक है, सैफरन येलो कलर है। फ्लेश उसका फ्रूट, जो फ्रूट फ्लेश होता है, फ्रूट के अंदर जो कलर है, उस फ्लेश का कलर पिंक है। ये बोथ टेबल पर्पज़ के लिए एंड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। अर्का किरण भी होता है, ये क्रॉस है कामसरिका एंड पर्पल लोकल की। इसकी पल्प है डीप पिंक कलर एंड कीपिंग क्वालिटी गुड है, रेड फ्लेश होता है। लखनऊ 46, ये पायरीफॉर्म पियर शेप्ड होता है। एंड सहारनपुर सीडलेस एंड नागपुर सीडलेस, ये दोनों सीडलेस वैरायटी होती है। एक आपने देखा होगा जो गुआवा मार्केट में आता है, उसमें बहुत लेस, ज़्यादा से बहुत कम से कम सीड होती है। एक एक गुआवा में तो बिल्कुल सीड ही नहीं होती, खाने में बहुत अच्छा लगता है।
तो ये सीडलेस वैरायटी कुछ है। अर्का मृदुला, अर्का अमूल्य, इलाहाबाद सफ़ेद, इलाहाबाद सुरखा, बनारसी। अदर वेराइटीज़ की अगर हम बात करें तो चित्तीदार, हरीजा, रेड प्लेस्ट, लखनऊ 49, इसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ट्राई जी और हाइब्रिड में सफ़ेद जाम, कोहिर सफ़ेदा। तो देख लेना, पढ़ लेना थोड़ा क्या क्या इसमें वेराइटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद हम आएंगे सॉइल रिक्वायरमेंट, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या हम देखेंगे गुआवा कल्टीवेशन के लिए। पहले तो सॉइल में ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल बहुत अच्छा ग्रो करता है, फ्रॉम अलुवियल टू लैटेराइट, कोई भी सॉइल पे ये बहुत अच्छी तरह से थ्राइव होती है। बेस्ट सॉइल इसका है डीप, फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कोई भी सॉइल हो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी ज़्यादातर जम के रहता है तो सड़ जाता है। वाटर लगिंग कंडीशन में क्रॉप बहुत सेंसिटिव होती है, ग्रो नहीं कर पाती। प्रॉपर ड्रेनेज इसलिए बहुत ही एसेंशियल होता है। पीएच की अगर बात करें तो 6.5 से लेकर 8.2 एंड ये बहुत वाटर लगिंग को सेंसिटिव होता है। फिर हम देखेंगे कौन सी क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट चाहिए गुआवा को कल्टीवेशन के लिए। टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, जैसे कि 46 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन एंड ड्राउट कंडीशन भी ये काफ़ी हद तक टॉलरेट कर सकता है, लेकिन ये सीवियर फ्रॉस्ट को ससेप्टेबल है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फ्रूट है। ये टेम्परेट क्लाइमेट ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकता। अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो मीन सी लेवल से आप 1500 मीटर एबव मीन सी लेवल यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं गुआवा को। रेनफॉल इसको चाहिए 100 सेंटीमीटर, बिलो 100 सेंटीमीटर। बट रेनफॉल ड्यूरिंग हार्वेस्ट के टाइम पे अगर रेनफॉल हो जाती है तो ये फ्रूट की क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर देता है। रीजन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादातर उगता है। नेक्स्ट आता है प्रोपागेशन मेथड। प्रोपागेशन मतलब कौन सी ऐसी, जैसे हम एक क्रॉप को सीड के माध्यम से प्रोपागेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि आप सीड से उगा सकते हैं। उस तरह से जो फ्रूट्स होता है पर्टिकुलरली, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को वेजिटेटिव वे में हम सीड से ज़्यादा वेजिटेटिव वे में प्रोपागेट करते हैं। मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं उनको वेजिटेटिव वे में प्रोपागेट किया जाता है, और जो कमर्शियली भी प्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव वे में काफ़ी हद तक अच्छा होता है, क्योंकि यही एक प्रोपागेटिंग मेथड है जिसमें जेनेटिक प्योरिटी तक मेंटेन होता है। ठीक है, तो सीड प्रोपागेशन अगर हम करेंगे, सीड प्रोपागेशन में जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन नहीं होती है, फिर भी बिकॉज सेग्रीगेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हो जाती है, जिसके वजह से सीड प्रोडक्शन प्रोपागेशन में जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन नहीं होता। इसी वजह से कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है उसमें सीड प्रोडक्शन सीड से प्रोपागेशन को ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता। बॉर्डिंग के बाद उसके बाद एक बॉर्डिंग मेथड होती है, जो एक वेजिटेटिव मेथड है और इसमें जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन हो पाती है। ठीक है, इनर्चिंग एक मेथड होती है, और एयर लेयरिंग, ये सारी चीज़ें फेमस होती है वेजिटेटिव मेथड में, और फ्रूट पर्टिकुलरली फ्रूट प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं। अप्रोच ग्राफ्टिंग मेथड फॉर गुआवा कल्टीवेशन। अप्रोच ग्राफ्टिंग यहाँ पे एक मैंने दिया हुआ है इमेज, आप दे सकते हो। एक रूट स्टॉक लिया जाता है इस तरह से, और एक सियन लिया जाता है, और इस दोनों को कंबाइन करके इस तरह से यहाँ पे रखा जाता है। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद इसमें रूट स्टॉक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको फिर नर्सरी में लगाकर प्लांटिंग किया जाता है। एयर लेयरिंग, इसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम आगे जाकर। ये भी एक कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन है, बहुत फेमस मेथड है। It can be propagated by seeds and vegetative means, but vegetative methods are preferred more because in spite of being self-pollinated crop, cross pollination is common in guava. Guava एक self pollinated crop है, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी ज़्यादातर होता है। तो इसी वजह से वेजिटेटिव मेथड भी और जेनेटिक प्योरिटी की बात भी हम कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रोपागेशन वेजिटेटिवली मैक्सिमम प्रीफर किया जाता है। और एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं मियाडो ऑर्चर्डिंग। ठीक है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आजकल डेवलप किया गया है फर्स्ट टाइम इंडिया पे एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के नाम में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी मतलब एक जगह पे जितना आपका रिकमेंडेड प्लांट रहते हैं उससे काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा आप प्लांट यहाँ पे रख सकते हो। तो इस मेथड पे 5000 से लेकर 10,000 प्लांट्स फॉर हेक्टर आप ऑर्चर्ड कर सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो, इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्री फॉर्म।
ठीक है। और इसमें जो स्पेसिंग यूज होती है ये पर्टिकुलरली 2 मीटर होती है रो टू रो एंड 1 मीटर होती है प्लांट टू प्लांट, मतलब इतना कम डिस्टेंस में आपका ऑर्चर्ड ग्रो किया जाता है। इसमें मियाडो प्लांटिंग इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सीवियर टॉप प्रूनिंग होती है। इसके जो प्लांट की जो अपर पर्सन होती है, जो ब्रांचेस होती है, इसको काफ़ी हद तक प्रूनिंग किया जाता है और सीवियर प्रूनिंग किया जाता है, ताकि जैसे मियाडो मतलब क्या, एक ग्रासलैंड देख सकते हो आप, जैसे ग्रासलैंड होती है ना, उसके ऊपर ग्रास मतलब जिस तरह से होती है, मोइंग मोइंग करते हैं एक ग्रास को, जिस तरह से हम काटते हैं, काट कर सब मोइंग कर देते हैं एकदम, उसी तरह से इसको सीवियर प्रूनिंग करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, सीवियर प्रूनिंग के वजह से इसमें 2 साल के बाद यील्ड देना शुरू कर देता है प्लांट, और इसमें हेवी ग्रोथ रेगुलेटर भी यूज होता है एज वेल एज प्रूनिंग भी यूज होता है। ठीक है। फिर डिस्कशन करेंगे प्लांटिंग सीजन एंड स्पेसिंग के बारे में। प्लांटिंग सीजन अगर होगा तो ये रेनी सीजन में पर्टिकुलरली प्लांट किया जाता है। जून जुलाई इसका आइडल टाइम होता है प्लांटिंग की, द लेयर्स एंड द सेडलिंग। स्टैंडर्ड स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो 4 से 8 मीटर डिस्टेंस में प्लांटिंग किया जाता है। नॉर्मल प्लांटिंग के वे स्पेसिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम हाई डेंसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी वेराइटी में 4 मीटर की डिस्टेंस होती है, कोई वेराइटी में 8 मीटर की भी डिस्टेंस होती है। सॉइल फर्टिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेराइटी, सॉइल की कितनी फर्टिलिटी है और इरिगेशन कितना अवेलेबल है। एंड स्टैंडर्ड स्पेसिंग जो रहती है वो होता है 6 मीटर एंड 6 मीटर, जो कि होता है 112 प्लांट्स पर एकड़। इसी हिसाब से स्टैंडर्ड स्पेसिंग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है या फिर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा यील्ड भी होती है और इसमें उतना केयर की भी ज़रूरत होती है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में काफ़ी प्रून वगैरह किया जाता है। स्टैंडर्ड स्पेसिंग में आपको ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आपको रेगुलर प्रूनिंग, वीडिंग, इंटर कल्चरल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इरीगेशन की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग होती है उसमें स्पेसिंग होता है 3.6 से 3.6 मीटर, जो कि इरेक्ट ग्रोथ का कज होता है ब्रांचेस का। एंड ये प्लांट को टॉल भी बनाता है, क्योंकि आप ज़्यादा स्प्रेड करोगे तो उस स्पेस ज़्यादा चाहिए। अगर टॉल होगा प्लांट तो स्पेस ज़्यादा नहीं चाहिए, कम्पैक्ट होता है एंड ये बहुत ज़्यादा एरिया, यूनिट एरिया प्रति ज़्यादा काफ़ी यील्ड देता है। और एक मेथड होती है गुआवा में जिसको बोलते हैं स्टूलिंग एंड माउंट लेयरिंग। ये चीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए ये मान के चलिए आपका गुआवा प्लांट है, यहाँ पे नीचे वाला सूट्स है, ठीक है, सॉरी नीचे वाला रूट से, ऊपर वाला सूट से। द सूट्स आर हेडेड बैक एट 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर में इसको कट किया जाता है। ग्राउंड लेवल से 2.5 सेंटीमीटर एबव जो सूट होता है उसको कट कर देते हैं, ताकि ये मेंटेन हो सके, रूट एंड सूट बैलेंस मेंटेन हो सके। तो इसको नर्सरी में प्लांटिंग करने से बिफोर ये सारी चीज़ें किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, IBM एट 2500 ppm इन लाओलिन इसको अप्लाई किया जाता है इस सूट में, ठीक है। एंड इसको इसी तरह से 2 से 3 दिन तक ओपन किया जाता है, इस तरह से रखा जाता है। उसके बाद इसको कवर किया जाता है विथ माउंटेड विथ सॉइल टू एनकरेज रूटिंग इन द सॉइल। तो इसको कवर मतलब इस चीज़ को फिर अब उन्होंने वो सॉइल के द्वारा माउंट किया जाता है, एक लेप दिया जाता है जिसमें इससे रूटिंग एनकरेज होगा। तो इसमें जो रूट आएगा, निकलेगा आफ्टर 6 to 8 वीक, ये जो रूट होता है ये काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती है, और फिर दिस सूट्स कैन बी सेपरेटेड एंड प्लांटेड इन नर्सरी। फिर क्या होता है, इसको क्या करते हैं, ये जो सूट्स है उसमें जो भी रूट्स निकलेगा, जो जिस जगह पे दिया गया था मिट्टी, वहाँ से रूट्स निकलेंगे, और फिर क्या करते हैं, इसको अलग किया जाता है प्लांट से, और जब प्लांट में अलग करके इसको नर्सरी में प्लांटिंग किया जाता है। ये इसको बोलते हैं स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग, ठीक है। ये एक इजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड होता है गुआवा प्रोपागेशन के लिए। और स्टूल को सेपरेट करने से पहले एक लाइट इरिगेशन भी दिया जाता है सॉइल पे, एंड सूट को सेपरेट करने के बाद उसमें जब हम लगाएंगे नर्सरी में तो उसमें मैन्योर देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, ठीक है, एंड फील्ड को लेवल करेंगे। उसके बाद नर्सरी के लिए प्लांट करेंगे। ये जो स्टूलिंग होता है ये ईयर में ट्वाइस
कर सकते हैं, जो कि स्प्रिंग एंड रेनी सीजन में किया जाता है। इसी तरह एक मदर प्लांट से 30 to 40 स्टूल्स पर मदर प्लांट पर ईयर निकलता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एक प्रोपागेशन मेथड जिसका नाम था एयर लेयरिंग। ये क्या होता है? इसमें भी उसी तरह की एक सेम पैटर्न होती है कि ये जो प्रैक्टिस है इसको रेनी सीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, पर्टिकुलरली जून से लेकर सितंबर तक। और इसमें 1 ईयर ओल्ड ब्रांचेस, जिसमें 1 ईयर के लगभग एक ब्रांचेस होता है, पुराना ब्रांचेस, इसको लिया जाता है, जो कि 1 से 1.5 मीटर लेंथ होता है। उसी तरह की ब्रांचेस को सिलेक्ट किया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसमें एक रिंग ऑफ बार्क जो कि ऊपर लेयर से 2.5 टू 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, सॉरी, ऊपर लेयर से 45 सेंटीमीटर छोड़ के आवे, इस बीच में ऊपर से 45 सेंटीमीटर आपने छोड़ दिया, ठीक है, इसी बीचों बीच आपको एक 2.5 से 3 सेंटीमीटर के लॉन्ग के एक बार को यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको निकाल के यहाँ पे क्या किया जाता है, IBM में 4000 से 5000 ppm में इसको अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करके ऊपर में कट किया जाता है, कट एंड ऑफ ग्रिडल एरिया एंड इज कवर्ड विथ, इस एंड को यहाँ पे कट करके यहाँ पे IBM में इसको डाला जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पैग्नम मॉस और एक पॉलीथीन टेप के द्वारा इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, हम स्टूलिंग में देखें इसको मिट्टी में रैप किया, लेकिन एयर लेयरिंग में इसमें स्पैग्नम मॉस एंड पॉलीथीन देकर उसके चारों तरफ एक पॉलीथीन टेप को दे देते हैं अच्छी तरीके से। तो 6 से 8 वीक के बाद इसमें सफिशिएंट रूट आना शुरू हो जाती है इस एरिया से। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको रिमूव करके इसके ब्रांचेस को फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये होता है एयर लेयरिंग की प्रोसेस। देखिए यहाँ पे मैंने वो प्रोसेस को एक इमेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको इजी लर्निंग के लिए। इस तरह की एक 1 ईयर ओल्ड 1 to 2 ईयर ओल्ड ब्रांचेस लिया जाता है, उसमें 45 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दीजिए यहाँ के आसपास, यहाँ पे कट कर लेते हैं, बार को इस तरह से रिमूव करके इसको IBF में डिप करते, मतलब इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा करते हैं। और उसके बाद स्पैग्नम मॉस देकर, ठीक है, इसको एक पॉलीथीन टेप के द्वारा रैप कर देते हैं। और उसके बाद इससे जब रूट निकलता है इसको यहाँ से कट करके लेकर फील्ड में प्लांटिंग कर देते हैं। स्टूलिंग भी उसी तरह होता है, लेकिन स्टूलिंग में इसे इस एकदम इसको पत्ते पत्ते सब निकाल देते हैं, यहाँ पे मिट्टी ले लेते देते हैं, तो मिट्टी में भी वो अच्छे खासे रूट्स निकल आते हैं। ठीक है, फिर आएंगे प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड में हमें उसी तरह से उसी पैटर्न पे एक फील्ड प्रिपरेशन करनी है, फील्ड को लेबल करना है, अच्छी खासी डीपली प्लाव करना है, प्रॉपर्ली लेबल करना है। स्क्वायर सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग यूज होती है गुआवा प्लांटेशन में। पीट प्रिपरेशन अगर हम करेंगे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की पीट एक खुदाई करते हैं, उसमें मिक्सचर भरते हैं हम फार्मर मैन्योर की एंड सॉइल की। प्लांटिंग टाइम की अगर बात करें तो फरवरी मार्च से लेकर या फिर अगस्त सितंबर में प्लांटिंग होती है। इस लैटर केस में क्या होता है, प्लांट शुड बी डिफोलिएटेड एंड द रूट शुड बी कवर्ड विथ सम मॉइस्ट मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग क्यों किया जाता है कि ट्री को एक फॉर्म दिया जाए। आपने देखा होगा काफ़ी बार हम जब रास्ते में जाते हैं, जो बड़े बड़े अर्चार्ड्स होते हैं, फार्म होते हैं रोड साइड में, वहाँ पे मैंगो ट्रीज वगैरह हो गया या फिर जो भी ट्रीज लगते हैं, कास्यू ट्रीज, तो इसका एक सुंदर सा फॉर्म निकल के आता है। एक सुंदर फॉर्म में वो सब मेंटेन किया जाता है। तो ये देखने के लिए जितना अच्छा होता है उतना मतलब उसका प्रोडक्शन के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म ट्री को एक फ्रेमवर्क देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट 60 to 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रंक शुड बी क्लीन। ये जो बेस से लेकर 60 to 90 सेंटीमीटर इसको क्लीन किया जाता है। फॉलोड बाय 4 to 5 स्कैफोल्ड ब्रांचेस एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर। When plants attain a height of about 1.5 meter to 1.8 meter, it's headed back to maintain center open। तो जब प्लांट हो जाती है इनिशियल ईयर कुछ ईयर में, जब प्लांट की हाइट हो जाती है 1.5 से लेकर 1.8 मीटर तक, तो उसके जो ऊपर का जो ब्रांचेस है इसको कट किया जाता है। ठीक है, हेडेड बैक कर देते हैं, ताकि ये ऊपर ज़्यादा टॉल होकर ना बढ़े, ये स्प्रेड होकर बढ़े इसी तरह से, इसी पैटर्न पे। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। महाराष्ट्र एंड साउथ बंगाल में क्या होता है, ब्रांचेस आर बेंट डाउनवर्ड एंड टाइड टू ईच अदर। तो इस ब्रांचेस को महाराष्ट्र एंड साउथ बंगाल में डाउनवर्ड इसको नीचे की तरफ लाके इसको बांध देते हैं। एंड
इसके वजह से क्या होता है, डॉर्मेंट बॉड्स टू ग्रो, नीचे वाला जो डॉर्मेंट बॉड्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड यील्ड, इसके वजह से यील्ड भी इंक्रीज होती है। ये कुछ लॉजिक होगा उनका, मुझे शायद पता नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ पैटर्न वो फॉलो करते हैं। ट्रीज आर रेयरली प्रून्ड नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर प्रून नहीं होते, बट लाइट एनुअल प्रूनिंग आफ्टर हार्वेस्ट टू प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ। एक बार अगर हार्वेस्ट हो जाती है, हार्वेस्ट होने के बाद फ्रूट को एक एनुअल प्रूनिंग वो देते हैं ताकि कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए, साइड में कुछ ब्रांचेस आ जाए। जितना वेजिटेटिव ग्रोथ होगा ना उतना अच्छा खासा फ्रूटिंग देगा। एंड फ्लावरिंग इज डिजायरेबल। ऑल डेड डिजिट, प्रूनिंग का मतलब क्या है, जितने सारे डेड डिजिट क्राउडेड ग्रोथ एंड सकर्स स्प्राउटिंग होते हैं इसके ब्रांचेस से हो गया, साइड वाला ब्रांचेस से, मेन ट्रंक से, रूट से, उसको निकाला दिया जाता है ताकि एक फ्रेमवर्क मेंटेन हो एंड यील्ड भी अच्छा खासा हो। इसके वजह से फ्रूट लार्जर होती है एंड ईयरली राइपनिंग भी होती है। फिर आता है न्यूट्रिशन की पारी, और न्यूट्रिशन में हमें देना है डिफरेंट ईयर्स में न्यूट्रिशन की क्वांटिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि देखिए 1 to 3 ईयर्स में आपको फार्म एड मैन्योर देना है 10 to 20 kg पर प्लांट। 4 to 6 ईयर में ये बढ़ जाता है 25 से 40, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बड़े होंगे उतना ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत होती है। तो उसी पैटर्न पे जब प्लांट भी ग्रो करता है उसको उसी पैटर्न पे खाने की भी फार्म एड मैन्योर की भी ज़रूरत होती है। 7 to 10 ईयर में थोड़ा ज़्यादा होता है 40 to 50, एंड 10 ईयर्स एबव हो गया तो आपको 50 से ज़्यादा फार्म एड मैन्योर देना पड़ेगा। यूरिया की पैटर्न उसी तरह से है, देख सकते हैं आप। फिर सुपर फास्फेट, उसका भी थोड़ा क्वांटिटी बढ़ जाता है, और उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसकी भी क्वांटिटी बढ़ती है। तो जिंक, इसको आप देख लेना थोड़ा। उसके बाद जिंक डेफिशिएंसी कॉमन होती है गुआभा में, जिसके वजह से जिंक सल्फेट लाइम मिक्सचर इसके साथ आप मिक्स करके शुड बी स्प्रेड 2 to 3 times एट फोर्टनाइट इंटरवल। एवरी 15 डेज इंटरवल में आपको स्प्रे करना है 2 to 3 times, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशन, इसमें जाता है वीड कंट्रोल। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको वीड कंट्रोल करना है। रेगुलर वीडिंग हर एक क्रॉप में जरूरी है, क्योंकि वीड जो होते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट करते हैं मेन प्लांट के साथ। और रेनी सीजन में काफ़ी हद तक आपको वीड कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वो एक सीजन है जहाँ पे बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली वीड्स ग्रो कर जाते हैं, और बहुत हेवी अमाउंट पे, हेवी क्वालिटी एंड क्वांटिटी में वीड ग्रोथ होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। रूट प्रूनिंग आपको करनी होगी टू रेगुलेट सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग सीजन को रेगुलेट करने के लिए रूट प्रूनिंग की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं बाहर ट्रीटमेंट। ये पर्टिकुलरली कुछ फ्रूट्स में होता है, जैसे कि पोमेग्रेनेट हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा था गुआवा में भी होता है। बिफोर फ्लावरिंग सीजन इसको करना पड़ेगा। वाटर मैनेजमेंट, ये भी एक इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, जिसमें वाटर सप्लाई को आपको रोकना होता है बाहर ट्रीटमेंट के लिए एज पर क्रॉप रेगुलेशन, ठीक है। फिर हमारा आता है बाहर ट्रीटमेंट। बाहर ट्रीटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑरेंज कल्टीवेशन में, मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया था। फिर भी यहाँ पे एक बार आपको बताऊंगी, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये जो चीज़ें बाहर ट्रीटमेंट जो है, इसमें क्या होता है, हमें एक एक बहुत सारे से फ्रूट्स क्रॉप्स होते हैं, और एक बार बता रही हूँ, जिसमें ईयर में 2 to 3 बार्स फ्लावरिंग सीजन आते हैं। जैसे कि रेनी सीजन में आते हैं, विंटर सीजन में आते हैं, समर सीजन में आते हैं, या फिर स्प्रिंग सीजन में आता है। तो ये जो डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन में अगर फ्लावरिंग आएंगे, इसका मतलब तो डेफिनेटली फ्रूट आएंगे। तो हर एक सीजन में अगर हम फ्रूट को छोड़ेंगे बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, यील्ड देने के लिए, तो 3 सीजन में क्या होगा, हर एक सीजन में थोड़े थोड़े करके फ्रूट आएंगे। तो फ्रूट की क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा, क्वांटिटी भी इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम अगर कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो लोग क्या करते हैं, इसमें रूट को थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं, प्रूनिंग कर लेते हैं। रूट के आसपास जितने सारे मिट्टी होती है उसको निकाल देते हैं, सन एक्सपोजर कर देते हैं, या फिर इरीगेशन देना बंद कर देते हैं कुछ देर के बाद एक सीजन में। तो ये क्या होती है, प्लांट को अच्छे खासे पानी नहीं मिलता, विल्टिंग हो जाती है, तो जिसके वजह से ये फ्रूटिंग अच्छा फ्लावरिंग नहीं देता, और फ्लावरिंग नहीं देगा तो डेफिनेटली फ्रूटिंग भी नहीं आएगी। तो जिसके वजह से क्या होगा, जब सीजन ख़त्म हो जाएगा ना, फिर से देखेंगे लोग क्या करेंगे, इस जहाँ पे सॉइल निकाला हुआ था वहाँ पे फिर से सॉइल दे देंगे, मैन्योर्स दे देंगे, फर्टिलाइजर्स दे देंगे, उसके बाद अच्छे खासे इरीगेशन दे देंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर से प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया। तो फिर से जो फ्लावरिंग आएगी, जो फ्रूटिंग आएगी, जो 3 बार से फ्लावरिंग होके फ्रूटिंग होना था, वो एक बार जो फ्लावरिंग होगा ना, वो एक
अच्छी खासी बहुत अमाउंट में फ्लावरिंग होगा और जो फ्रूटिंग होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, यील्ड भी अच्छी अच्छी खासी देगा। तो इसको बोलते हैं बाहर ट्रीटमेंट। मौसम की जो ट्रीटमेंट हम करते हैं मौसम के हिसाब से, उसको बोलते हैं बाहर ट्रीटमेंट। इसको यील्ड बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। रेनी सीजन क्रॉप में जो होता है, इसको साउथ इंडिया में रेनी सीजन क्रॉप को बाहर ट्रीटमेंट करते हैं बेटर यील्ड के लिए। विंटर क्रॉप में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में विंटर क्रॉप को जो होती है उसमें बाहर ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। और व्हाइट फ्लाइज में इसमें जो अटक होती है इसको भी एस्केप किया जा सकता है इस बाहर ट्रीटमेंट के साथ। फिर स्प्रिंग क्रॉप, ये जो होती है थर्ड फ्लावरिंग सीजन विथ कॉरेस्पॉन्डिंग हार्वेस्टिंग पीरियड। 3 तरह की होती है, उसमें रूट प्रूनिंग किया जाता है और वाटर को विथहेल्ड किया जाता है ताकि फ्लावरिंग का कंट्रोल किया जाए। इन ए माइल्ड क्लाइमेट गुआवा कुड फ्लावर एंड बियर थ्रू आउट द ईयर। गुआवा होती है, पाइनएप्पल पोमेग्रेनेट होती है, ऑरेंज होती है, ये सारी चीज़ें ईयर टू माने ईयर में काफ़ी टाइम ये देते हैं, 2 to 3 टाइम्स फ्रूटिंग देते हैं। तो 3 डिस्टिंक्ट फ्लावरिंग सीजन्स विथ कॉरेस्पॉन्डिंग हार्वेस्टिंग पीरियड होता है उनका। इट इज़ डिजायरेबल टू टेक ओनली 1 क्रॉप पर ईयर। आपको अगर कल्टीवेशन करनी है, कमर्शियल कल्टीवेशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो आपको 1 क्रॉप पर ईयर चुनना होगा इंस्टेड ऑफ 3 क्रॉप्स पर ईयर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेगुलेशन एंड इरिगेशन के बारे में। ग्रोथ रेगुलेटर आजकल के ज़माने में हमें देना पड़ता है क्योंकि हमें ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा यील्ड चाहिए और क्वालिटी चीज़ भी चाहिए। इसकी वजह से ग्रोथ रेगुलेटर ज़्यादा यूज होता है। अबाउट 80 to 90% फ्लावर्स ऑफ गुआवा सेट फ्रूट इनिशियली, ऑफ विच स्टार्टिंग में फ्लावरिंग के बाद 80 to 90% फ्लावर्स देते हैं गुआवा प्लांट जो होती है, उसमें ओनली 35 to 60% मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। जो फ्रूट सेट होते हैं 35 से 60% मैच्योरिटी तक पहुंचती है, बाकी सब गिर जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। तो 100% 90 to 100% अचीव करने के लिए हमें ग्रोथ रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से स्प्रेइंग करना पड़ता है हमें GA3 15 to 30 ppm फ्रूट सेट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। यंग प्लांट्स रिक्वायर्ड इरिगेशन एट वीकली इंटरवल। हर एक हफ्ते में हमें एक बार इरिगेट करनी पड़ती है ड्यूरिंग समर, लेकिन विंटर में 2 to 3 इरिगेशन हमें देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब फ्रूट बियरिंग ट्रीज हो जाती है एट एन इंटरवल, हमें 2 to 3 वीक, समर के सीजन में 2 to 3 वीक्स एक बार हमें देना होता है एंड विंटर सीजन में मंथली एक बार इंटरवल्स में हमें देना होता है इरिगेशन। नेक्स्ट आती है इंटरक्रॉपिंग स्ट्रैटेजी। हमें किस तरह की इंटरक्रॉप की चूज करनी होगी। पहले तो हमें फर्स्ट जो हमें गुआवा की प्लांटेशन नर्सरी में कर दिया है, फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स में हमें वेजिटेबल्स की इंटरक्रॉपिंग करनी होगी, जिसमें हम ब्रिंजल प्रीफर कर सकते हैं, रेडिश, कैरेट, ओकरा, ये सब इंटरक्रॉप कर सकते हैं। लेग्यूम्स में हमें चूज कर सकते हैं काउपी, ग्राम्स, बीन्स, ये सारे प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके अलावा और कुछ प्लांट को नहीं लेना है, क्योंकि जब प्लांट मैच्योरिटी स्टेज में आएगी तभी हमें इंटरक्रॉप बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि तभी बहुत सारे इंटरक्रॉप लोगे तो डेफिनेटली आपकी फ्रूट क्वालिटी कम होगी, यील्ड भी कम होगा। इंटरक्रॉपिंग शुड बी स्टॉप्ड व्हेन द ट्रीज अटेंड द एज ऑफ फुल ग्रोथ, ठीक है। देन वी आर कमिंग टू प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, हम जो पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे या फिर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल्स में करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे डिफरेंट जितने सारे मेजर फ्रूट्स के बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ाऊंगी, या फिर वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, जो भी होगा उसका जो भी इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी मेजर कंट्रोल मेजर्स, ये सारे एक अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, जो भी यहाँ पे है ब्रीफली हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं और इसको जितने ब्रीफली ख़त्म करें उतना ही सही है। तो इंसेक्ट पेस्ट की अगर हम बात करें तो गुआवा में लगता है ऑब्जर्व फ्रूट फ्लाई, स्टेम बोरर, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, थ्रिप्स, नेमाटोड्स, मिलीबॉक्स एंड स्केल इंसेक्ट। इसकी केमिकल कंट्रोल हम अगर करेंगे तो स्प्रेइंग विथ मालाथियन यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फामिडन यूज़ कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस, डाइमिथाइड, ये सब हम अगर यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्टिवली
ये सारे पेस्ट कंट्रोल हो सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस हम ऑलरेडी आईपीएम आईडीएम में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस में आप डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, हैंड प्लॉकिंग कर सकते हैं या फिर फेरोमोन ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। फिर हम डिजीज़ के बारे में देखेंगे। विल्ट होता है इसकी एक बहुत बड़ी डिजीज़ जो कि फंगल डिजीज़ होता है अफेक्टिंग वास्कुलर सिस्टम ऑफ गुआवा ट्रीज। फ्रूट कैंकर ये भी एक अच्छी खासी डिजीज़ है इसमें, जो कि फ्रूट सरफेस में क्लेशंस तैयार क्रिएट करती है। फ्रूट रॉट जिसमें मैच्योर फ्रूट डिके हो जाती है। ग्रे लीफ स्पॉट इसमें लीफ में छोटे छोटे स्पॉट आ जाते हैं ग्रे कलर की, और ये डिस्कलरेशन क्रिएट कर देती है। मेन डिजीजेस रिपोर्टेड, ये सारी चीज़ें मेन डिजीज होते हैं, एंथ्रेक्नोज, ग्रे लिप स्पॉट, फ्रूट रॉट, फ्रूट कैंकर। तो इसका मेजर्स के लिए आपको कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं, आप ट्राइफेनॉट मिथाइल यूज कर सकते हैं, ऑफ और काभंज और मानकोजेब, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन हैज बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डिजीजेस। तो उसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर्स क्या क्या है गुआवा में। जो है पहला तो है फ्रूट ड्रॉप। ये एक सीरियस डिजॉर्डर है गुआवा में जिसमें 45 to 65% लॉस हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, हो सकता है कि मौसम ठीक नहीं रहा हो, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया हो, या फिर सॉइल फैक्टर हो सकता है। ये वैरी करता है और डिपेंड भी करता है। इसमें क्या हो सकता है, ये अगर आप स्प्रे करोगे हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द फ्रूट ड्रॉप इन गुआवा। सेकेंड जो आता है वो होता है ब्रोंचिंग। ब्रोंचिंग ऑब्जर्व्ड इन प्लेसेस हैविंग लो सॉइल फर्टिलिटी एंड लो पीएच। जिस सॉइल में लो फर्टिलिटी होता है एंड लो पीएच होता है उसमें ब्रोंचिंग की डिजॉर्डर दिखती है। इस जो डिजॉर्डर में जो भी प्लांट्स अफेक्टेड होते हैं उनमें पर्पल टू रेड स्पेक्स उनके लीफ में ऑल ओवर द लीफ स्कैटर्ड पाया जाता है। अंडर aggravated condition, total defoliation and fruits characterized with brown colored patterns on the skin with reduced yield are noticed। ठीक है, एकदम डिफोलिएशन हो जाती है ये लास्ट केसेस में, सिवियर केसेस में, और जिसमें जो फ्रूट होती है उसमें भी ब्राउन कलर्ड पैटर्न्स देखने को मिलेंगे स्किन में, जिसमें यील्ड भी घट जाता है और क्वालिटी डेफिनेटली घट जाती है। ट्रीटमेंट अगर आप करें ब्रोंचिंग की तो फुल लेयर एप्लीकेशन आप कर सकते हो डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड जिंक की 0.5%। फिर इन कॉम्बिनेशन एट वीकली इंटरवल्स आपको करना होगा फॉर 2 मंथ्स, जिसमें ब्रोंचिंग रिड्यूस हो जाती है। प्री फ्लावरिंग स्प्रे भी आप कर सकते हो बोरिक एसिड से, जिंक सल्फेट से, जो कि इंक्रीज करेगा यील्ड को एंड फ्रूट साइज को। कॉपर सल्फेट भी आप स्प्रे कर सकते हो जिसमें गुआवा की यील्ड एंड ग्रोथ दोनों इंक्रीज होते हैं। फिर हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करें तो रेनी सीजन में जो जिस क्रॉप को हमने लगाया था वो हार्वेस्ट होंगे अगस्त में। विंटर सीजन में जो क्रॉप होती है उनके नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट होती हैं, और स्प्रिंग सीजन की जो क्रॉप होती है वो मार्च अप्रैल में पर्टिकुलरली हार्वेस्ट होते हैं। गुआवा को थ्रू आउट द ईयर हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा ना, जो बाहर ट्रीटमेंट हम करेंगे तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट बाहर ट्रीटमेंट करते हैं। कहाँ पे विंटर सीजन में करते हैं, कहाँ पे स्प्रिंग सीजन में करते हैं, कहीं कहीं समर सीजन में करती है। तो डिपेंड करता है अपने जो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर कौन सी जगह पे कौन सी बाहर ट्रीटमेंट होती है। तो उसी वजह से हमारी हार्वेस्टिंग पीरियड भी डिफर होती है। जहाँ पे हम रेनी सीजन जो ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे अगस्त में आपका आ गया, तो इसी पैटर्न पे आता है। ठीक है, आपका जो सीडिंग प्लांट्स आती है, जो जो जिसको सीड के द्वारा हमने उगाया था, उसमें 4 to 5 ईयर्स लगते हैं क्रॉप यील्ड होने में, वाइल बॉडेड एंड ग्राफ्टेड एंड लेयर्ड प्लांट्स को 2 to 3 ईयर्स लगते हैं। तो कौन से प्लांट ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जिनको हम वेजिटेटिव वे में प्रोपागेट करते हैं। इसी वजह से वेजिटेटिव वे को ज़्यादातर कमर्शियली यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ही प्रोडक्शन देती है। वाइल when you propagate through seeding, it take more time to give yield। okay, 10 year old plant अगर हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हद तक का जो प्रोडक्शन देता है वो है 100 to 150 kg पर ईयर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पीएचएम, जिसमें स्टोरेज उसी पैटर्न पे जो अभी तक हमने डिस्कशन किया 3 फ्रूट्स का, उसी तरह से उसका जो गुआवा है उसका शॉर्ट लाइफ सेल्फ लाइफ थोड़ा छोटा है। इसी वजह से डिस्टेंस मार्केटिंग कर सकते हैं अगर हम उसे प्रॉपरली स्टोर करेंगे। आप देखोगे जो मार्केट में बड़े बड़े गुआवा आते हैं ना,
आप ला के घर में रख दोगे, 1-2 दिन में वो ख़राब हो जाएँगे अगर आप ठीक से प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे। तो ripe bud farm foods can be stored for about 4 weeks at a temperature ranging from 8.3 to 10 डिग्री। ठीक है, मतलब आप अगर कोल्ड स्टोरेज करते हो या फिर घर में रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो ये 4 वीक्स तक टेम्परेचर में रहता है विथ 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ग्रोथ रेगुलेटर्स, बहुत सारे सेल्फ लाइफ स्टोरेज जो होती है गुआवा फ्रूट की, उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद उसको पैकिंग किया जाता है कॉरुगेटेड फाइबर बास्केट में या फिर वुडन फाइबर बास्केट में फॉर डिस्टेंट मार्केटिंग, और उसमें कुछ कुशन मटेरियल भी दिया जाता है। और उसके बाद उसको डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू विलेज लेवल पे या फिर मार्केट लेवल पे कमीशन एजेंट के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आ गया गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर गुआवा कल्टीवेशन। ये हमने हर एक फ्रूट में पढ़ा हुआ है। वही सेम पैटर्न पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एनएचबी का जो स्कीम है उसमें भी हम वही चीज़ें हम याद रखेंगे, बस उसमें जो फ्रूट्स का नाम चेंज करते रहेंगे। तो ये जब भी आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव आएगा क्वेश्चन पे, आप उसी पैटर्न पे लिखोगे। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर स्कीम, उसमें जो क्या होता है हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट को बहुत सपोर्ट करेगा, एस्टेब्लिश करेगा इन ओपन फील्ड्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे। ऑफर्स बैक एंडेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें भी होता है। कोल्ड स्टोरेज स्कीम आता है एनएचबी के थ्रू, जिसमें हम जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सपेंशन के लिए एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो कि गुआवा फार्मर्स को बेनिफिट देगा रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में। ठीक है, और एक आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर स्कीम एनएसबी के थ्रू, और ये होता है एम्स टू प्रमोट एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कुछ हॉर्टिकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को हम कैसे अडॉप्ट करें जो कि गुआवा कल्टीवेशन को बहुत एक्सपांड करे, एनकरेज करे और यील्ड को भी बढ़ाए, ताकि हम बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का भी, सॉरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल इनिशिएटिव कुछ होते हैं, जैसे कि ओडिशा हॉर्टिकल्चर मिशन अंडर एनएचएम फ्रेमवर्क। हमारे जो ओडिशा में होता है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उन्होंने कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है टू एनहांस गुआवा कल्टीवेशन, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सब्सिडीज के लिए हमारे डिफरेंट स्कीम्स होती है। प्लांटिंग मटेरियल, इरिगेशन सिस्टम एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सब्सिडी में ले सकते हो गवर्नमेंट से। एंड extent of subsidy and assistance varieties by scheme and region, डिफरेंट रीजियन में बाय थ्रू डिफरेंट स्कीम आपकी सब्सिडी वैरी करती है फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए। ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन सर्विस में आप एनएसबी ऑफर्स मार्केट इंटेलिजेंस सर्विस भी देता है, ताकि आप मार्केट पे जाकर किस तरह से गुआवा को आप मार्केटिंग कर सकते हो, बेनिफिट पा सकते हो, इस बारे में ये भी काम करता है। और ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी एक चीज़ है जो कि किस तरह के फार्मर्स को रेगुलर एजुकेट किया जाए थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप्स, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि उन्होंने वो गुआवा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को थोड़ा मॉडर्न वे में कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट मैनेजमेंट भी हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, इसके बारे में भी एजुकेट किया जाता है, ताकि फार्मर की इनकम सोर्सेस, इनकम बढ़े और प्रॉपर तरीके से गुआवा कल्टीवेशन हो। तो इसके साथ ये था हमारा गुआवा कल्टीवेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। जिन जिनों को अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं कि सही जा रही हूँ मैं सही ट्रैक पे या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।